नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो बाजार आज और कल में आपका स्वागत है। और इस खास शो में हम आपको बताते हैं आज का मार्केट का पूरा एक्शन और साथ ही कल का बाजार कैसा रहने वाला है, कहां पर आपको कमाई के मौके मिलने वाले हैं, ये हम आपको बताते हैं। तो आज आपकी तैयारी कराने के लिए हमारे साथ हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। इसके अलावा हमारे साथ एक खास मेहमान हैं प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर, और साथ ही हमारी पूरी रिसर्च टीम तैनात है, तैयार है आपको अलग अलग रिसर्च बताने के लिए। कुशल से जानेंगे आज मार्केट का कैसा हाल रहा, किस तरह का एक्शन दिखा। आशीष बताएंगे हिंडाल्को और वोल्टास के नतीजे कैसे रहेंगे, और ब्रजेश से जानेंगे आरबीआई की कल अहम बोर्ड बैठक में कौन कौन से फैसले लिए जा सकते हैं। लेकिन ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि आज पूरे दिन शेयर मार्केट में किस तरह का कामकाज रहा है। तो बाजार की बात करें तो आज बाजार दायरे में कारोबार करता रहा और निफ्टी सपाट होकर 11,300 पर बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स 59 अंकों की कमजोरी के साथ 38,310 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी बैंक 68 अंक गिरकर 22,196 के स्तर पर बंद हुआ। मिड कैप इंडेक्स 256 अंक चढ़कर 16,526 के स्तर पर बंद हुआ। मेटल ऑटो इंडेक्स में आज बाइंग देखने को मिली। पीएसयू बैंक इंडेक्स में गिरावट रही। और अब आपको बताते हैं कि आज के मार्केट में विदेशी निवेशकों ने और घरेलू निवेशकों ने कितनी खरीदारी या बिकवाली की है। तो आज विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब करीब 416 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। वहीं डीआईआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने करीब करीब 764 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। और अब रुक करते हैं आज के बाजार पर एडिटर स्टेक का, और ये बताने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी हमारे साथ जुड़े हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज बाजार कुछ कमजोर दिखा और ये मैं जानना चाहता हूं कि क्या ये एक्सपायरी का दबाव था या मार्केट अब भागते भागते थक चुका है। आज के कारोबार पर आपकी राय है क्या सर? एक्सपायरी के दिन का ट्रेड उम्मीद के मुताबिक रहा। शुरुआत मजबूत होना तय थी ग्लोबल मार्केट्स की तेजी के चलते, और उसके बाद भारतीय बाजार सीमित दायरे में कारोबार करते हुए दिखे। मजबूती के साथ कुछ और ऊपरी स्तर छूते हुए दिखे। स्पेशली बैंक निफ्टी 22,440 के आसपास पहुंचा। 22,500 की बड़ी रुकावट का लेवल था जिसे पार नहीं कर पाए। 11,400 बैंक निफ्टी पर बड़ी रुकावट का लेवल था। 11,350 के थोड़ा ऊपर निकले, लेकिन वहीं से हम प्रॉफिट बुकिंग दिखाते हुए नजर आए। तो अहम लेवल को पार करने में मुश्किल हुई और उसके बाद मिड सेशन से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग, लेकिन लोअर लेवल से अच्छी खरीदारी भी आती दिखी और रेंज में रहते हुए 11,300 के आसपास निफ्टी और 22,200 के आसपास बैंक निफ्टी ने एक्सपायरी दी। देखिए, मजबूती ग्लोबल मार्केट्स की वजह से ट्रेंड अच्छा है, लगातार खरीदारी होती दिख रही है, अलग अलग सेक्टर्स मजबूत होते दिख रहे हैं। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में पार्टिसिपेशन है और ट्रेडर्स कॉन्फिडेंट है। लेकिन ऊपरी स्तरों से जो बिकवाली होती दिखी है, प्रॉफिट बुकिंग आई है, उसकी दो वजह, एक एक्सपायरी, जाहिर सी बात है कि थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग वॉलेटिलिटी तो रहेगी, लेकिन दूसरी बड़ी वजह है कि एफआईज और घरेलू फंड दोनों ही थोड़ा सा हाथ खींच रहे हैं। कल के डेटा भी ऐसे ही दिखा रहे थे कि बड़ी खरीदारी नहीं बल्कि बिकवाली होती दिख रही है। स्पेशली एफआईज ने वायदा कारोबार में बिकवाली की है, घरेलू फंड कैश मार्केट में थोड़ी बिकवाली का दबाव बढ़ा रहे हैं, तो इसीलिए बाजार ऊपरी स्तरों पर टिकने में मुश्किल देख रहे हैं। तो दोनों तरह के ट्रेड हैं, खरीदारी के भी बिकवाली के भी। बीच बीच में जो छोटे करेक्शन मिल रहे हैं वो बाजार में आपको और मौका दे रहे हैं तेजी करने का। तो ओवरऑल एक एक्सपायरी के दिन जिस तरह के बड़े उतार चढ़ाव की उम्मीद करते हैं वैसा तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ फिर भी सीमित दायरे में रहते हुए बाजार थोड़े ऊपर नीचे ट्रेड होते हुए दिखे। एक और वजह रही जिसकी वजह से ऊपरी स्तरों से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई, वो थी डाउ फ्यूचर्स, जो सुबह हरे निशान में थे, बाजार बंद होते होते 40-50 पॉइंट नेगेटिव ट्रेड करते हुए दिखे कमजोरी के साथ। तो उससे भी ट्रेडर्स थोड़े से सावधान होकर प्रॉफिट बुकिंग करते हुए नजर आए। तो कह सकते हैं एक शांत एक्सपायरी और हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग, कहीं कोई ट्रेंड में बदलाव नहीं, कहीं कोई खास कमजोरी के संकेत नहीं, सुस्ती है, कमजोरी नहीं। और अब आपको ये बताते हैं कि आज के बाजार में कौन कौन से ऐसे सेक्टर रहे जहां पर एक्शन दिखा है, और ये डिटेल बताने के लिए हमारे सहयोगी कुशल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुशल, बताइए।
जी, तो हफ्ते की एक्सपायरी के दिन आज बाजार में बहुत सीमित दायरे में कारोबार होता हुआ दिखा, जहां पर अगर आप निफ्टी में गेनर्स की सूची देखेंगे तो टाटा मोटर्स, साथ ही डिफेंस स्पेस से एल&टी और मेटल स्पेस से हिंडाल्को जैसे शेयरों में 4 से 5% की तेजी बनती हुई दिखी। साथ ही अगर आप निफ्टी में लूजिंग साइड पर देखेंगे स्टॉक्स, तो वहां पर फार्मा काउंटर्स जो थे उनमें वीकनेस देखने को मिली। खासकर सन फार्मा जो है वो टॉप लूजर निकल कर आया। इसके अलावा ऑटो स्पेस और जो ऑटो एंसिलरी स्पेस है वहां पर दमदार तेजी आज के दिन में देखने को मिली, जिसमें भारत फोर्ज और अशोक लेलैंड जैसे स्टॉक 15% तक इंट्राडे अपमूव दिखाते हुए नजर आए। इसके साथ ही टाटा मोटर्स और टीवीएस मोटर में भी अच्छा उछाल देखने को मिला। साथ ही अगर आप डिफेंस स्पेस की बात करें तो यहां पर तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस आज के दिन देखने को मिली। इनफैक्ट इंडिपेंडेंस डे के पहले कहीं ना कहीं ये डिफेंस स्पेस में जिस आपकी तेजी बन रही है, ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है कि यहां पर कोई अच्छी अनाउंसमेंट आती हुई नजर आ सकती है। साथ ही मेटल स्पेस देखें तो यहां पर काफी बढ़िया तेजी बनती हुई दिखी, जहां पर हिंडाल्को, हिंदुस्तान जिंक जैसे स्टॉक्स 3 से 4% का अपमूव यहां पर दिखाते हुए नजर आए। पर बैंकिंग स्पेस जो था वो आज कमजोरी का रुझान दिखाता हुआ नजर आया, जहां पर अगर आप देखें तो बंधन बैंक, पीएनबी जैसे स्टॉक्स गिरावट की चपेट में आते हुए नजर आए। और साथ ही फार्मा इंडेक्स आज तीसरे दिन यहां पर नेगेटिविटी देखने को मिली। पर जी के जो हिट कॉल्स थे वहां पर आप फोकस कीजिए, जहां पर केन्ना मेटल्स, जैन साहब की जो पिक थी वहां पर सबसे शानदार तेजी बनती हुई नजर आई आज के कॉल्स में। साथ ही सुब्रो सेठी साहब की पिक करीब 10% की तेजी के साथ ये बंद होता हुआ दिखा। सुमित जी का एनबीसीसी में भी फर्स्ट टारगेट अचीव होते दिखे। और अन्य जो कॉल्स थे जो हिट होते हुए दिखे, जिसमें टीवीएस मोटर्स, चोलामंडलम फाइनेंस और साथ ही गोदरेज कंज्यूमर्स, ये स्टॉक्स थे आज जी के हिट कॉल्स में। ठीक है, तो ये अलग अलग सेक्टर का एक्शन आपको कुशल ने बताया, लेकिन अब रुक करते हैं अपने खास मेहमान का। और आज हमारे साथ हैं प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरखकर साहब। अविनाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज जिस तरह का मार्केट हमने देखा, ऐसे में कल के मार्केट का आपको क्या अंदाजा लग रहा है? और कल के मार्केट में अगर कोई पोजिशनल ट्रेड लेना चाहे तो उनको कहां पर ट्रेड लेना चाहिए? गुड इवनिंग मृत्युंजय। मुझे लग रहा है कि मार्केट्स में थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली आज हुई है। मार्केट्स में आज वीकली एक्सपायरी भी थी। मुझे लग रहा है कि मार्केट्स में इंडेक्स से ज्यादा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी भी ये रिजल्ट का सीजन है। और पोजिशनल पिक पे पॉइंट ऑफ व्यू से मृत्युंजय, हमको लग रहा है कि अडानी पोर्ट्स एक अच्छा विकल्प हो सकता है अगर किसी को 8 से 10 दिन का व्यू लेना है। करंट प्राइस करीबन 348 है। हमको लग रहा है कि अगर 8-10 दिन का व्यू है तो करीबन 365, 368 का लेवल मिल सकता है। और यहाँ पे करीबन 338 का एक स्टॉप लॉस लगाइए। मुझे लग रहा है कि यहाँ से भी अच्छी तेजी पॉसिबल है। नंबर्स तो उम्मीद से बेहतर आई है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आने वाले हफ्तों में या महीनों में सेकंड क्वार्टर जो आएगा वो मेरे ख्याल से फर्स्ट क्वार्टर से काफी दमदार रहेगा। तो ये पोजिशनल पिक होगा मेरी तरफ से। जी, तो ये पोजिशनल ट्रेड जहां पर आप मुनाफा कमा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कल हिंडाल्को के नतीजे आएंगे और हिंडाल्को के नतीजों को लेकर क्या अनुमान है, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी आशीष इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, बताइए। देखिए, नतीजे कमजोर देखने को मिलेंगे। एक तिमाही के दौरान लॉजिस्टिक्स और लेबर दोनों की काफी ज्यादा दिक्कतें हुई हैं, दुकानें बंद रही हैं। इसके लिए जो कूलिंग प्रोडक्ट्स की बिक्री है, इस पर भी आपको दबाव देखने को मिलेगा। मुनाफे पर हमारा अनुमान है कि कंपनी का जो मुनाफा है 208 करोड़ से घटकर केवल 40 करोड़ रह जाएगा, यानी 81% की यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिलेगी। और मार्जिन पर भी बहुत दबाव देखने को मिलेगा, करीब 11% से 4.5% रह जाएंगे मार्जिन। कामकाजी आय में 83% की गिरावट देखने को मिलेगी। और इनकी जो आय है, टॉप लाइन है, इसमें 59% की गिरावट देखने को मिलेगी। कंपनी का जो प्रोजेक्ट कारोबार है, इसमें सुस्ती जो है बरकरार रहने का अनुमान है। कुल मिलाकर देखा जाएगा तो नतीजे जो है कमजोर देखने को मिलेंगे। तो ऐसे में क्या क्या अनुमान है सर आपका अविनाश जी वोल्टास के ऊपर? नहीं, मुझे लग रहा है कि नतीजे डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि इम्पोर्टेंस रखते नहीं है, लेकिन आगे की जो ग्रोथ कमेंट्री है और जो तीसरे तिमाही में जो एक्सपेक्टेशन है कि थोड़ी सी रिकवरी आएगी, मुझे लग रहा है कि मृत्युंजय यहाँ से निवेशकों को फ्रेश निवेश नहीं बट कम से कम होल्ड करना चाहिए। हमारा मानना है कि सेकंड हाफ से डेफिनेटली इंप्रूवमेंट काफी अच्छी देखने को मिलेगी। और डेफिनेटली ये स्टॉक आगे FY22 में तो अच्छा साबित करेगा ही, बट सेकंड हाफ कंपनी के लिए काफी अच्छा रहेगा। हो सकता है और एक क्वार्टर थोड़ा-सा चैलेंजिंग हो, तो मेरी राय में होल्ड करें, फ्रेश निवेश न करें। और मेरे ख्याल से दूसरे क्वार्टर की कमेंट्री देखने के बाद ही एक प्रॉपर डायरेक्शनल ट्रेंड आपको पता होगा।
ठीक है, ठीक है, तो ये राय आपकी, लेकिन आगे बढ़ते हैं। और कल आरबीआई की बोर्ड बैठक होने वाली है। बैठक में मुख्य तौर पर आरबीआई के सालाना वित्तीय खातों को मंजूरी दी जाएगी, लेकिन इसके अलावा और क्या क्या हो सकता है, ये डिटेल जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता ब्रजेश कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ब्रजेश, बताइए। रिजर्व बैंक की बोर्ड मीटिंग में मुख्य जो बातचीत होगी वो ये होगी कि रिजर्व बैंक के जो फाइनेंशियल अकाउंट हैं उनको मंजूरी देगा बोर्ड, और जिसमें सबसे अहम चीज है वो है कि इस फाइनेंशियल अकाउंट जब क्लोज होगा तो सरकार को कितना डिविडेंड जो है वो दिया जाए, इसको लेकर के चर्चा होगी। मुख्य तौर पर पिछले साल जो है 1,76,000 करोड़ रुपए का डिविडेंड जो है सरकार को रिजर्व बैंक से मिला था, लेकिन इस साल बजट में जो प्रावधान किया गया था कि बैंकों से और रिजर्व बैंक से जो टोटल आने वाला डिविडेंड है उसका अनुमान करीब 60,000 करोड़ का लगाया गया था। लेकिन इस साल की जो स्थिति है उसके हिसाब से जो डिविडेंड है वो कम रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। जानकार हैं, जो एक्सपर्ट हैं, उनके मुताबिक इसके पीछे वजह यह है कि रिजर्व बैंक की जो बैलेंस शीट का साइज है वो बढ़ गया है, और वो बढ़ने की वजह यह है कि जो गोल्ड और करेंसी का रिजर्व, फॉरेक्स का रिजर्व है वो बढ़ा है। इसके साथ ही सरकार की जो आरबीआई की जो सरकारी बॉन्ड की होल्डिंग है वो बढ़ी है, और साथ ही रिजर्व बैंक ने बैंकों को जो लोन उधारी दी है वो बढ़ी है। तो इन वजहों से रिजर्व बैंक की बैलेंस शीट का साइज बढ़ा है, और जालान समिति की जो सिफारिश थी उसके हिसाब से जो बफर मेंटेन होना है वो 5.5% मेंटेन होना है बैलेंस शीट का। लेकिन अगर आप देखें तो जो पिछले साल का लेवल था वही मेंटेन करने के लिए करीब 65,000 से 70,000 करोड़ रुपए रिजर्व बैंक ने जितना पिछले साल रखा था उससे अधिक लगेगा। तो इन हालात में इस बात का अनुमान लगाया जा रहा है कि जो रिजर्व बैंक से सरकार को डिविडेंड मिलेगा वो जो है अनुमान से कम रह सकता है। शुक्रिया ब्रजेश आपका इस पूरी जानकारी के लिए। लेकिन अब रुक करते हैं हमारी खास पेशकश का, शर्मा जी के ऑप्शन का। और ऑप्शन का ये ट्रेड बताने के लिए हमारे साथ वीके शर्मा जी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताइए सर, कल हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन ऑप्शन में कहां पर ट्रेड लिया जाए? नमस्ते मृत्युंजय, आपको और आपके सभी दर्शकों को। पिडलाइट और सीमेंस दो ऐसी कंपनियां हैं जो मैं पकड़ कर लाया हूं आपके लिए, और जहां पे ऑप्शन का ट्रेड फायदेमंद हो सकता है। एक ये चीज इन्वेस्टर्स को ध्यान रखनी चाहिए, ट्रेडर्स को ध्यान रखनी चाहिए कि जो स्टॉक या जो लेवल हम बताए जाते हैं, और जब जी बिजनेस जैसे एक पॉपुलर चैनल के ऊपर जब ये अनाउंस होते हैं तो थोड़ी सी खरीदारी की बाढ़ लगती है, तो ये स्टॉक काफी जल्दी भाग सकता है। तो ऐसे मौके पे आपसे अगर वो समय पे उस लेवल पे नहीं लिया जाए तो चिंता न करें, इंतजार करें, गलत न लें, ऊपर बढ़ चढ़ के न लें, मेरा ये कहना है। तो आप पाएंगे कि आपको लॉसेस कम होंगे। ठीक है जी। तो पिडलाइट अगस्त का 1400 कॉल खरीदा जा सकता है, 26 रुपए 5 पैसे पे क्लोजिंग था। स्टॉप लॉस है 18 रुपए का, और फर्स्ट टारगेट है, मतलब टारगेट ही है फर्स्ट क्या 39 रुपए का, 39 रुपीज का। सीमेंस एक दूसरी कंपनी है जहां लग रहा है कि अपना वापस से एक बार कैपिटल थोड़ी बहुत गर्मी आई है, तो अगस्त का 1200 कॉल सीमेंस का लिया जा सकता है 29 रुपए 60 पैसे पे। स्टॉप लॉस रखें 21 रुपए का, और टारगेट है 40 रुपए का। याद रखिए, ऑप्शंस समय के साथ वैल्यू कम होती जाती है, तो 5-6 दिन से ज्यादा न रखें। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत शुक्रिया सर आपका डिटेल में और बहुत ही आसान भाषा में समझाने के लिए कि ऑप्शन का ये ट्रेड कैसे लिया जाए।